स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास क्लास 6 और चैप्टर 10 मैंने कंप्लीट करा दिया था उसका। आज हमारा चैप्टर 11 है। ओके 11। तो इस चैप्टर 11 में हम लोग को पढ़ना है राजपूतों के बारे में। कई वंश उत्पन्न हुए 7वीं से 11वीं शताब्दी के बीच। ओके, और फिर उनका पतन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्राचीन इतिहास क्लास 6 आपका कंप्लीट ही होने वाला है, एक लेसन इसके बाद और है। ओके, चैप्टर 12 बचा है, यानी 12 चैप्टर हैं टोटल इतिहास में। प्राचीन इतिहास में टोटल 12 चैप्टर हैं, तो 10 कंप्लीट करा दिया, 11वां आप पढ़ रहे हैं और इसके बाद एक चैप्टर और है। उसके बाद क्या होगा, आपका ये जो 6 क्लास की बुक है प्राचीन इतिहास से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग क्लास 7 की किताब पढ़ेंगे जिसमें पूरा का पूरा मध्यकालीन इतिहास दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं राजपूत काल 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक। पाठ 11 राजपूत काल 7वीं से 11वीं शताब्दी। सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद भारत में एक शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति का अभाव हो गया। केंद्रीय शक्ति के अभाव में छोटे छोटे राज्यों का अभ्युदय हुआ। इन सभी राज्यों के संस्थापक प्रायः राजपूत थे। राजपूत सत्ता के लिए आपस में संघर्ष करते रहते थे। तो जब हर्ष की मृत्यु हुई, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, जो कि वर्धन वंश से संबंधित था। मैंने आपको बताया था पुष्यभूति वंश, ओके, जिसको वर्धन वंश भी कहते हैं, उसी वंश से संबंधित था हर्षवर्धन। तो जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो एक प्रकार से भारत की जो सत्ता थी वो बिखर गई, अब किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रह गई। तो जो छोटे छोटे क्षेत्र के जमींदार थे, राजपूत थे, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगे। ओके, तो इस प्रकार छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया और ये छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे। एक दूसरे का राज्य छीनने के लिए और अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करते, धोखा देते, मतलब ये प्रक्रिया चलने लगी। तो इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताया गया है, अभी आगे और बताया जाएगा। राजपूतों की उत्पत्ति, ओके, राजपूत राजवंशों का उदय 7वीं शताब्दी से ही दिखाई देता है। 7वीं शताब्दी से ही इनका उदय दिखाई देता है। 11वीं शताब्दी आते आते उत्तर भारत में कई राजपूत कुल प्रसिद्ध हो जाते हैं, जिनमें प्रतिहार वंश को हम लोग गुर्जर प्रतिहार कहते हैं। ओके, चौहान वंश, परमार वंश, गढ़वाल वंश, चंदेल वंश, ये जो राजवंश है ये सब राजपूत थे। ओके, ये सारे वंश राजपूत थे, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, परमार वंश, गढ़वाल वंश, चंदेल वंश। तो इन सारे वंशों के बारे में अभी हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा जो भी क्लास 6 में दिया है हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। प्राचीन भारतीय समाज जो धीरे धीरे मध्यकालीन समाज में बदला, इसका मुख्य कारण था भूमि अनुदान की प्रथा। भूमि अनुदान की प्रथा आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर समझाता हूँ आपको। वेतन और पारिश्रमिक की जगह बड़े पैमाने पर भूमि का अनुदान मिलने लगा था। इसमें राजा को यह सुविधा थी कि करों की वसूली करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने का भार अनुदान प्राप्त करने वालों के ऊपर चला जाता था। परंतु इससे राजा की शक्ति बहुत ही घटने लगी। ऐसे क्षेत्र बन गए जो राजा के नियंत्रण से दूर थे। इन सब के फलस्वरूप राजा के अधिकार क्षेत्र को हड़पते हुए भूस्वामी उदित हुए। ये अपने को राजपूत कहते थे। अब हुआ क्या, जो पहले जमींदार होते थे, ओके, या जैसे हम जमींदार कह सकते हैं, जो टैक्स वसूल करके राजा को देते हैं। ओके, गाँव का पूरा टैक्स वसूल करके राजा को देते थे। तो हुआ क्या, राजा उनको, जमींदारों को, एक प्रकार से हम जमींदार ही कह सकते थे, उनको नगद वेतन नहीं दे पाते थे। जो राजा होता था जमींदारों को नगद वेतन नहीं देता था, वो
ज़मीन का एक भाग दे देता था, एक हिस्सा अनुदान में दे देता था। ओके, कह देता था ये ज़मीन आज से तुम्हारी है और यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करके यानी राजस्व कर वसूल करके हमें देना, बाकी इस क्षेत्र पर तुम्हारा अधिकार है। तो अब चूंकि ऐसे ऐसे कई जमींदारों को आधा आधा क्षेत्र करके दे दिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो राजा जहाँ रहता था वहाँ से काफ़ी दूर थे, तो फिर उस क्षेत्र पर राजा का नियंत्रण उतना नहीं रह गया। ओके, धीरे धीरे क्या हुआ, इन छोटे छोटे जमींदारों ने अपने आप को शासक घोषित कर दिया, मतलब स्वतंत्रता घोषित कर दी। ओके, जैसे कोई मतलब जैसे केंद्रीय शक्ति जो रहती थी बीच में, जैसे हर्षवर्धन मान लीजिए, भारत पर इसका नियंत्रण था। तो जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई उसके बाद जो भी शासक है वो बहुत कमज़ोर थे, उत्तराधिकारी शासक जो है वो बहुत कमज़ोर थे। तो फिर क्या हुआ, इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर छोटे छोटे जो जमींदार थे वो अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे और अपना एक अलग अलग राज्य बना लिया। तो ये लोग जो छोटे छोटे जमींदार थे ये अपने को क्या कहते थे, राजपूत कहते थे। ओके, यही लोग अपने को राजपूत कहते थे। ओके, देखिए ऐसे ऐसे क्षेत्र बन गए जो राजा के नियंत्रण से दूर थे। इन सब के फलस्वरूप राजा के अधिकार क्षेत्र को हड़पते हुए भूस्वामी उदित हुए, ये अपने को राजपूत कहते थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राजपूत की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर यहाँ पर राजपूत के बारे में थोड़ा सा और बताया गया है। राजपूत संस्कृत शब्द राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है, यानी कि राजपूत शब्द जो है ये राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है। मतलब राजपूत का सही क्या होगा, राजपुत्र। राजपूत देखिए पूत लगा है तो ये थोड़ा सा बिगड़ा हुआ शब्द है, इसका अगर सही शब्द हम देखें तो राजपुत्र होगा। ओके, तो राजपूत संस्कृत शब्द राजपुत्र का बिगड़ा हुआ रूप है, यानी कि राजपूत की उत्पत्ति राजपुत्र से ही हुई है। यह शब्द राजकुमार या राजवंश का सूचक था। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। ओके, यानी राजकुमार आप कह सकते हैं या राजवंश का सूचक कह सकते हैं। धीरे धीरे क्षत्रिय वर्ग राजपूत नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को कुछ प्रमुख वंशों के बारे में पढ़ना है, प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ना है। जैसे सबसे पहला इसमें आपका जो आता है वो है प्रतिहार वंश, जिसको हम गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। ओके, ये कहाँ विकसित हुआ था ये वंश, उज्जैन में यानी मध्य प्रदेश में। कहीं कहीं प्रतिहार वंश लिखा होता है, कहीं कहीं गुर्जर प्रतिहार वंश। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। इस वंश को गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक नागभट्ट प्रथम था। तो प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था, नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक नागभट्ट प्रथम। इन्होंने प्रतिहारों का राज विस्तार किया, साथ ही साथ अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से रोक दिया। ओके, क्योंकि उस समय अरब आक्रमण भी होने लगे थे 7वीं 8वीं शताब्दी में, 712 ईस्वी में, और 636 ईस्वी से ही आक्रमण होना शुरू हो गया था। तो अरबों के आक्रमण को नागभट्ट प्रथम ने रोका। प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में सुप्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर निवास करते थे। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध रचनाकार राजशेखर किस शासक के दरबार में निवास करते थे, तो महेंद्र पाल के दरबार में। महेंद्र पाल, ओके, महेंद्र पाल किस वंश से संबंधित था, गुर्जर प्रतिहार वंश से। अगर पूछे कि गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो नागभट्ट प्रथम। फिर यहाँ देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में दिया है, यानी कि कुछ उनके जो शासक हुए गुर्जर प्रतिहार वंश के, उनके बारे में दिया है कि उनका शासनकाल कब से कब तक था। तो यहाँ पर नागभट्ट प्रथम 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक शासक रहा। फिर उसके बाद शासक बनता है वत्सराज 778 ईस्वी से 805 ईस्वी तक। फिर नागभट्ट द्वितीय 805 से 833 ईस्वी तक। फिर उसके बाद मिहिर भोज 836 ईस्वी से 882 ईस्वी तक। फिर उसके बाद महेंद्र पाल शासक बनता है
885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक। ओके, तो ये कुछ शासकों के नाम दिया है जो गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ऐसे 3 वंश के नाम यहाँ से दे देगा, 3 राजाओं के नाम यहाँ से दे देगा और एक यहाँ से दे देगा। अभी मैं पढ़ाऊँगा यहाँ गढ़वाल वंश, और पूछेगा इनमें से कौन सा शासक प्रतिहार वंश से नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर है दूसरा वंश है गढ़वाल वंश। ये कहाँ विकसित हुआ था? कन्नौज में। ओके, ये कन्नौज के आसपास उत्तर प्रदेश में इसका विकास हुआ। इस वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। कौन थे? चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। गढ़वालों ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई, जबकि काशी इनकी दूसरी राजधानी थी। तो जो गढ़वाल वंश था वो कन्नौज के आसपास विकसित हुआ था और इसका संस्थापक चंद्रदेव था। गढ़वालों ने कन्नौज को अपनी प्रथम राजधानी बनाई, जबकि इनकी जो दूसरी यानी गौड़ राजधानी थी काशी। इस वंश का एक शासक था गोविंद चंद। इसने अनेक तुर्क आक्रमण को विफल कर दिया था। ओके, मतलब तुर्क आक्रमणों को रोका था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में हरा दिया था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1904, यानी कि आप कह सकते हैं 1194। 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ और उसमें जयचंद हार जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। फिर यहाँ पर कुछ शासकों के नाम दिए हैं जो कि गढ़वाल वंश से संबंधित है। पहला शासक चंद्रदेव, इसी ने स्थापना की थी गढ़वाल वंश की। 1080 ईस्वी से 1085 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। फिर गोविंद चंद 1114 से 1154 ईस्वी तक। फिर विजय चंद 1156 ईस्वी से 1170 ईस्वी तक। फिर इसके बाद लास्ट जो शासक था गढ़वाल वंश का था जयचंद, 1170 ईस्वी से 1194 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। 1194 में मोहम्मद गौरी इसको पराजित कर देता है चंदावर के युद्ध में। तो अभी तक आपने 2 वंश पढ़े, प्रतिहार वंश जिसको हम गुर्जर प्रतिहार वंश भी कहते हैं, जो कि उज्जैन में विकसित हुआ। दूसरा वंश है गढ़वाल वंश, जो कन्नौज के आसपास विकसित हुआ। अब यहाँ पर देखिए राजपूत कहाँ कहाँ थे उसका चित्र दिया हुआ है। ओके, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। ओके, चित्र थोड़ा स्पष्ट दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको मैं स्थान बता ही देता हूँ। उसमें लिखा भी रहता है कि जो गढ़वाल वंश वो कन्नौज के आसपास विकसित हुआ था और गुर्जर प्रतिहार वंश आपको मैंने बताया उज्जैन के आसपास। अब यहाँ पर तीसरा है चौहान वंश या चाहमान वंश, इसको कहीं कहीं लिखा होता है, तो इसको चौहान वंश भी बोलते हैं, चाहमान वंश भी बोलते हैं। और ये कहाँ विकसित हुआ था? तो दिल्ली के आसपास, दिल्ली और अजमेर, अजमेर राजस्थान में है, यानी कि अब उसमें थोड़े ज़्यादा क्षेत्र में चूँकि ये चौहान वंश था इसका प्रभाव था, तो इसलिए दिल्ली से अजमेर के बीच जो है इसका राज क्षेत्र स्थापित था। इस वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। ओके, चौहान वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी। प्रारंभ में ये अजमेर से शासन करते थे, बाद में दिल्ली को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो प्रारंभ में इनकी राजधानी अजमेर ही थी एक प्रकार से, क्योंकि वहीं से ये शासन करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित की और दिल्ली को अपना केंद्र बना लिया, यानी दिल्ली को राजधानी बनाई। इसी के साथ दिल्ली भारत में सत्ता का केंद्र बन गई। ओके, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान, जिसका नाम था पृथ्वीराज तृतीया। ओके, इसको पृथ्वीराज चौहान कहते थे, लेकिन इसका एक और नाम पृथ्वीराज तृतीया भी था। तो इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ओके, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, इसने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। लेकिन जो 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, उसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और इस्लाम धर्म की स्थापना भारत में हो जाती है। फिर यहाँ पर और छोटे छोटे वंश हैं जो राजपूत वंश थे, जैसे चंदेल वंश, ये बुंदेलखंड में विकसित हुआ था। बुंदेलखंड के आसपास इसका विकास हुआ था चंदेल वंश का।
चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक थे। कौन था? नन्नुक। चंदेल शासकों ने विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। फिर यहाँ देखिए चंदेल वंश से संबंधित कुछ शासक हैं, जैसे जो इम्पोर्टेंट शासक है उसी के बारे में है। तो संस्थापक तो नन्नुक था, लेकिन उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं था। यशोवर्मन, ये 925 ईस्वी से 950 ईस्वी तक चंदेल वंश का शासक रहा। फिर इसके बाद धंगदेव आता है 950 ईस्वी से 1002 ईस्वी तक। गंगदेव आता है 1002 ईस्वी से 1019 ईस्वी तक शासन करता है। तो ये चंदेल वंश के कुछ शासक है। शासकों का नाम आप पहचानिए कि कौन से शासक किस वंश से, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपसे। एक और वंश है यहाँ पर परमार वंश, आपने नाम सुना होगा, जो कि मालवा के आसपास इसका विकास हुआ था। इस वंश की स्थापना उपेंद्र ने की। उपेंद्र, ओके। तो परमार वंश की स्थापना किसने की? उपेंद्र ने। इस वंश का प्रमुख शासक मुंज था। मुंज और राजा भोज। राजा भोज, गंगू तेली, ये कहावत आपने सुनी होगी। तो राजा भोज किस वंश से संबंधित है? परमार वंश से। उनका शासन कब से कब तक था? 1017 ईस्वी से 1060 ईस्वी तक। और जो मुंज था, ये मुंज लिखा है, सॉरी, मुंज है, और ये 973 ईस्वी से 995 ईस्वी तक शासन करता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीत लिया था 1305 ईस्वी में। जब हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीत लिया। फिर यहाँ पर एक वंश और है जो कि बहुत प्रसिद्ध वंश है, पाल वंश, बंगाल में विकसित हुआ था। जिस समय उत्तर भारत में राजपूत शासकों का राज स्थापित हो रहा था, उसी समय गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की स्थापना कर दी। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल शासक बना। धर्मपाल ने एक सुप्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ओके, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना पाल वंश के एक शासक धर्मपाल ने की थी। 12वीं शताब्दी के अंत में पाल वंश का अंत हो गया। बंगाल में सेन वंश सत्ता में आई। तो जब पाल वंश का अंत हुआ तो बंगाल में किस वंश की स्थापना हुई? सेन वंश का। फिर यहाँ पर पाल वंश के कुछ शासक हैं। ओके, गोपाल जो है 750 से 770 ईसा तक। फिर धर्मपाल 770 ईस्वी से 815 ईस्वी तक। उसके बाद महिपाल शासक बनता है 988 ईस्वी से 1038 ईस्वी तक। फिर नयपाल 1038 से 1055। फिर रामपाल 1077 से 1130 ईस्वी तक शासक रहा। तो ये क्रम आपसे पूछ सकता है, ओके, कि इनके शासक बनने का क्रम क्या था, सबसे पहले शासक कौन बना, सबसे बाद में, ये क्रम आपसे पूछ सकता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं राजपूत कालीन समाज कैसा था। तो इसमें सबसे पहला आता है शासन व्यवस्था। इस समय से सामंती व्यवस्था की शुरुआत होने लगी। ओके, सामंती व्यवस्था, इसमें सामंत राजा प्रत्येक वर्ष एक निश्चित आय अधिपति को देता था। अधिपति मतलब जो संपूर्ण साम्राज्य का मालिक होता था। जैसे एक बड़ा राज्य है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक बड़ा राज्य है तो इसमें कई छोटे छोटे राज्य होंगे जिस पर अधिकारी लगे रहते हैं, काम करते हैं। अधिकारी मतलब वो टैक्स वगैरह वसूलते हैं। फिर यहाँ पर आपका मुखिया बैठा रहता है, बड़ा राजा। ओके, यहाँ पर मुखिया रहता है। तो ये सब क्या करते हैं, गांव से टैक्स वसूल करके इसको देते हैं। तो ये जो राजा है इसको अधिपति कहते हैं। ओके, और ये छोटे छोटे जो राजा थे इनको सामंत कहते हैं। तो यही चीज़ शुरू हो गई, यानी सामंती व्यवस्था की शुरुआत हो गई। गाँवों में ग्राम पंचायतें होती थी। उन ग्राम पंचायतों पर शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं था। मौर्यों के समय में उत्पन्न हुई पंचायती राज व्यवस्था अभी भी कायम थी। इस प्रकार राजनीतिक उथल पुथल का गाँवों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब गाँव पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। गांव में जो पंचायती व्यवस्था थी वही चल रही थी जो मौर्यों के समय में उत्पन्न हुई थी। फिर यहाँ पर है सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो राजपूत काल में समाज में योद्धा तथा शासक वर्ग मुख्य थे, यानी कि सबसे प्रमुख वर्ग कौन थे?
योद्धा, इनको सबसे प्रमुख वर्ग माना जाता था, उच्च वर्ग माना जाता था, और शासक वर्ग, ये सब उच्च थे। राजपूतों में साहस, आत्मसम्मान तथा आतिथ्य का भाव था। ओके, अगर आपके पास हथियार नहीं है तो राजपूत आपसे युद्ध नहीं करेंगे। राजपूत जब तक आपके हाथ में हथियार नहीं देखेंगे तब तक युद्ध नहीं करेंगे। मतलब वो कहते थे हम निहत्थों से युद्ध नहीं करते हैं। उनका कहना था प्राण जाए पर वचन न जाए। आन बान शान की सोच विकसित हुई और उनकी गुणगाथाएं भी गाई जाने लगी। मतलब वो बहुत अभिमानी थे और भागते हुए दुश्मन को मारते नहीं थे, पीठ पे उसके तीर नहीं चलाते थे, सीने पर वार करते थे। तो ये सब उनकी गाथाएं हैं, और थे भी ऐसे मजबूत, साहसी, आत्मसम्मानी, अभिमानी। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। धनी लोग कीमती वस्त्र आभूषण पहना करते थे। ये सब उस समय की व्यवस्था बता रहा है। जनसाधारण की वेशभूषा साधारण थी। बाल विवाह, सती प्रथा का प्रचलन हो गया था। विधवा विवाह वर्जित था। ओके, यानी कि विधवा विवाह उसमें नहीं होता था। तो बड़ी बात है कि जब राजपूतों का शासन था तो वहाँ पर विधवा विवाह नहीं होता था, यानी कि अगर किसी का पति मर जाता तो फिर वो विवाह नहीं कर सकती थी, वर्जित था। महिलाओं को सामान्य अधिकार प्राप्त थे और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी दे दिया गया था। ये बड़ी बात है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार था उस समय, जो अभी हमारे भारत में जल्दी ही लाया गया है इसको। इस समय वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी, जिसके कारण लोगों की मानसिक सोच संकुचित हो गई थी। ओके, तो वर्ण व्यवस्था थोड़ी कठोर हो गई थी भाई। जो राजपूत थे, जो शासक वर्ग थे, यही अपने आप को उच्च समझते थे। तो ये थोड़ी मानसिक सोच बढ़ गई थी लोगों के अंदर कि हम राजपूत के घर में पैदा हुए तो हम राजपूत ही हैं और उच्च हैं, ऐसी भावना डेवलप होने लगी थी उस समय। फिर यहाँ पर कुछ कलाओं के बारे में देख लेते हैं। उस समय कौन कौन सी इमारतों का निर्माण हुआ जब राजपूत काल स्थापित था। तो देखिए, राजपूत शासक लड़ाई में व्यस्त रहने के साथ ही साथ कला एवं साहित्य में भी रुचि रखते थे। ओके, युद्ध में तो माहिर थे ही, वो कला को भी महत्व देते थे। इन्होंने प्रतिष्ठा सूचक भव्य दुर्ग, राजभवन तथा मंदिरों का निर्माण करवाया। अब राजस्थान में चले जाइए, देख लीजिए, बहुत सारे किले हैं जिनको राजपूतों ने बनवाया है, जिनको देखने के लिए आज भी हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं। उत्तरी भारत के राजाओं ने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। यहाँ पर आप देखिए, ये जो है ये भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर। फिर यहाँ पर है चंदेल, देख लेते हैं। चंदेल राजाओं ने शिव, विष्णु तथा जैन तीर्थंकरों को समर्पित कई मंदिर बनवाए, जिसमें खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। ओके, तो ये चंदेल शासकों ने बनवाया था। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए थे। अपनी बनावट के लिए अति प्रसिद्ध है। ये सभी मंदिर पीले रंग के बलुआ पत्थरों से बने हैं। इन मंदिरों में आज भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, ये कोणार्क का मंदिर है, सूर्य मंदिर। ओके, ये उड़ीसा में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये गंग वंश के नरसिम्हा प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ओके, तो जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये गंग वंश के नरसिम्हा प्रथम नामक एक शासक ने बनवाया था, गंग वंश का था। यह मंदिर एक रथ के आकार का है। अगर इस आप मंदिर को देखेंगे जा कर के तो आपको लगेगा कि एक रथ है। ओके, इसमें 12 पहिए हैं तथा 7 घोड़े इस रथ को खींचते हुए दर्शाए गए हैं। मंदिरों का व्यय चलाने के लिए उच्च वर्ग के लोग सोना, चांदी, कीमती पत्थर, मोती इत्यादि दान में देते थे। इन मंदिरों की विशेषता यह थी कि ये धन्य धान्य से परिपूर्ण थे। ओके, और यही कारण था कि विदेशी आक्रमणकारी लगातार आक्रमण करते रहते थे, क्योंकि ये जो मंदिर होते थे इसमें बहुत सारा धन होता था। ये देखिए, भरतनाट्यम है खजुराहो में, यानी कि जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं वहाँ पर आयोजित की जाती थी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो उसी का एक यहाँ पर उदाहरण दिया है। ये मध्य प्रदेश का है भरतनाट्यम, यहाँ पर मध्य प्रदेश में खजुराहो है, वहीं पर ये नृत्य हो रहा है। मंदिर पीछे है। फिर यहाँ पर है शिक्षा एवं साहित्य, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। राजपूत शासकों के समय में
आश्रमों, पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा दी जाती थी। ओके, यानी कि शिक्षा उस समय भी दी जाती थी। अब शिक्षा के केंद्र कौन कौन से थे? आश्रम थे, पाठशालाएं थी, विश्वविद्यालय भी थे। इस समय नालंदा, विक्रमशिला, उज्जैनी, कन्नौज, काशी, धारानगरी ये प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। इसी काल में नाटक, काव्य एवं ग्रंथ लिखे गए, जैसे राजशेखर की बाल रामायण। ओके, तो राजशेखर की बाल रामायण, भारवी का किरातार्जुनियम। ओके, भारवी ने लिखा है। फिर एक लेखक थे माघ, तो इन्होंने लिखा है शिशुपाल वध, ये एक नाटक है। कलहड़ की राजतरंगड़ी, ये ऐतिहासिक ग्रंथ है। जयदेव का गीत गोविंद, ये एक काव्य है, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ओके, तो ये सारी रचनाएं और इनके रचनाकार उस समय थे, यानी इन रचनाकारों ने इस समय ये रचनाएं की हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी काल में क्षेत्रीय भाषाओं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, गुजराती आदि में भी कई ग्रंथ लिखे गए। चंदबर दाई की पृथ्वीराज रासो का वीर गाथा काव्य हिंदी में लिखा गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंदबर दाई ने। ओके, और ये पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था। मंदिर निर्माण के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मोटे तौर पर मंदिर निर्माण की दो शैलियाँ थीं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। ओके, उत्तर भारत की शैली को नागर शैली कहते थे, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। उत्तर भारत में जितने भी मंदिर निर्मित किए गए हैं वो सब किस शैली में है? नागर शैली में। और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। इनमें भेद मुख्यतः मंदिर के शिखर के आकार के रूप में देखा जाता है। उत्तर भारतीय शिखरों का आकार टेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनार की भांति रहता था। जो उत्तर भारतीय शिखर होते थे, यानी उत्तर में जितने भी मंदिर बने हैं, वो उनका जो शिखर कैसे होता था? टेढ़ी रेखाओं से घिरी हुई ठोस मीनार की भांति रहता था। ये देखिए, ये टेढ़ी रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं ऐसे ऐसे हैं, इनसे घिरा हुआ है। ओके, चारों तरफ ये देखिए, आप देख लीजिए, यहाँ पर स्पष्ट दिया है। मध्य में खुला तथा ऊपर एक बिंदु आकर समाप्त हो जाता था। ये देखिए, बिंदु है, समाप्त हो गया। उदाहरण लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का, आप देख लीजिए, सर्च करके पूरा आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ देखिए दक्षिण भारतीय मंदिर, इसको भी आप देख सकते हैं। अब इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं, कैसे मंदिर होते थे उसमें। दक्षिण भारतीय शिखर पिरामिड की तरह दिखते थे, जिसमें कई खंड होते थे। प्रत्येक खंड क्रमशः ऊपर की ओर अपने नीचे वाले खंड से छोटा होता जाता था। तो ये देखिए, खंड मतलब तल, यानी ये जो तल है, इससे जो ऊपर वाला तल है वो छोटा हो गया, फिर इससे ऊपर वाला तल और छोटा और छोटा। ओके, तो जो ऊपर वाला तल होता था वो अपने नीचे वाले तल से क्रमशः छोटा होता जाता था, वही यहाँ कह रहा है। ये देखिए, नीचे वाले खंड से छोटा होता जाता था और सबसे ऊपर जाकर छोटा गोलाकार हो जाता था। ऊपर आप देख लीजिए, ये वाला गोलाकार है। ये सब विशेषताएं बता रहे हैं कि मंदिर ऐसे बनते थे द्रविड़ शैली में। दक्षिण भारत के मंदिरों में स्तंभों का मुख्य स्थान था। ये देखिए, स्तंभ है। ओके, जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में इसका सर्वथा अभाव दिखाई देता है। उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हैं वहाँ पर स्तंभ नहीं थे, और दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने हैं आप देखेंगे तो मंदिर स्तंभों पर काफ़ी रुके हुए हैं। फिर है, मंदिरों को बनाने के लिए कारीगर पत्थर को जमाने के लिए चूने व गारे का इस्तेमाल नहीं करते थे। इस विधि के बगैर ही वे बड़े बड़े पत्थरों का एक के ऊपर एक चढ़ाते जाते थे, जिससे वे वर्षों तक टिके रहें। पत्थर एक दूसरे के भार से ही सैकड़ों वर्षों तक टिके रहे। ओके, तो वो गारे का इस्तेमाल नहीं करते थे, सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते थे, एक के ऊपर एक पत्थर रखते जाते थे और वो ऐसा बैलेंस बनाते थे कि पत्थर कभी गिरता ही नहीं था, यानी कि बैलेंस के सहारे वो इमारतों का निर्माण कर देते थे। फिर यहाँ पर है थोड़ा बहुत, इसे भी जानिए। तो जान लेते हैं, जब वो कह रहा है कि इसे भी जानिए तो क्यों नहीं जानना चाहिए। ये क्या है? बंगाल का सेन वंश, शायद यहाँ पर मिटल गया है। ओके, मिटा है। तो बंगाल का सेन वंश, सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन इस वंश के प्रमुख शासक थे। सेन शासनकाल में संस्कृत साहित्य का
अधिक विकास हुआ। इसी काल में जयदेव ने प्रसिद्ध गीत गोविंद की रचना की। ओके, तो सेन वंश जब स्थापित था बंगाल में, उसी समय जो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। तो ये आपका जो राजपूत का काल था ये पूरा कंप्लीट हुआ है चैप्टर। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए।